नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है। उस वक्त लक्षणों के आधार पर हीट स्ट्रोक को कैसे पहचानेंगे, इस बात को मैंने अच्छे से समझाया था। लेकिन उस एपिसोड को बनाते समय भी मेरे मन में एक विचार आया था, जो बच्चे 3 साल से कम उम्र के होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उनको लक्षणों के आधार पर हम हीट स्ट्रोक नहीं पहचान सकते। तो ऐसे छोटे बच्चों में हीट स्ट्रोक कैसे पहचानेंगे और कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ये जानने के लिए हमने आज ये प्रयास किया है कि किसी बाल रोग विशेषज्ञ से मिलें और उनसे बात की जाए कि छोटे बच्चों में हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है। चलिए इसके लिए चलते हैं आज हम शहर में किसी बाल रोग विशेषज्ञ से मिलने के लिए। अभी हम लोग शहर में बच्चों वाले डॉक्टर साहब से मिलने के लिए निकले हुए हैं और 2 जगह प्रयास किया है, लेकिन चूंकि इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उनकी ओपीडी में काफ़ी भीड़ है बच्चों की, तो वहाँ मौका नहीं मिला। अब लास्ट हम शहर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर JN टंडन सर के पास जा रहे हैं और उम्मीद है वहाँ में थोड़ा समय मिल जाएगा, तो वहाँ हम बच्चों में हीट स्ट्रोक से कैसे बच्चों में बचा जा सकता है इस पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं डॉक्टर JN टंडन सर के पास। ये डॉक्टर टंडन सर के क्लिनिक पे हम लोग आ चुके हैं और कोशिश करेंगे नीचे करें कि वो थोड़ा सा टाइम हमें दे दें करके, तो देखते हैं। नमस्कार जी, थोड़ा टाइम मिल जाएगा सर से? हाँ, तो ज़रा सा नहीं आप तो एक और बात कर लीजिए। अरे मुझे कह दिया इधर। अच्छा, डॉक्टर साहब ने टाइम दे दिया हमें, तो चलते हैं अंदर और कुछ बात करते हैं। बंद रख सर। पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने इतने बिजी शेड्यूल में आपने एक टाइम दिया। और जैसा कि मेरा पहला एपिसोड था कि हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है, तो कई लोगों ने मुझे ये फ़ोन करके कहा कि छोटे बच्चों में हीट वेव से कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो इसके लिए मैंने आज बहुत प्रयास किया, लेकिन इतनी भीड़ हर जगह है और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब आप हमारी ऑडियंस को बताइए सर कि छोटे बच्चों में हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है, कैसे क्या कॉज है मेन, तो जरा सर उसको बताइए। हमारे प्रचंड गर्मी और उसके दुष्प्रभाव, जो झुलसती हुई गर्मी है, एक चुनौती है, न केवल छोटे बच्चों के माँ बाप के और उन परिजनों के लिए, बल्कि सभी चिकित्सकों और पूरे समाज के लिए। और हमें तैयार होना पड़ेगा इन बच्चों को इस गर्मी के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए। इससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम बच्चों के संदर्भ में क्यों ये बातचीत कर रहे हैं। बच्चे निश्चित रूप से वयस्कों के मुकाबले में एक अंतर रखते हैं कि उनमें अनुकूलन की क्षमता कम होती है। उनके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है, जो उनके अंदर यौगिक क्रियाएं हो रही हैं, वो ज्यादा होती हैं और उसकी वजह से उनके शरीर में ऊष्मा ज्यादा बनती है। लेकिन ऊष्मा बाहर निकलने की निकासी कम हो पाती है क्योंकि उनके जो अंग हैं वो उतने ज्यादा विकसित नहीं होते। दूसरी खूबी जो बच्चों में है वो ये है कि बच्चों का जो सतह का क्षेत्रफल है वो ज्यादा होता है वयस्कों के मुकाबले में। अगर हम पर वर्ग मीटर उसकी आंकलन करते हैं तो जो बच्चों का जो वजन है और उनका जो सतह का क्षेत्रफल है उसका जो अनुपात है वो वयस्कों के मुकाबले कम होता है। इसलिए और उनकी जो पसीने की ग्रंथियां हैं वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं होती हैं। तो ये कुल मिला के बच्चों को ज्यादा खतरे में डालते हैं जब गर्मी का प्रकोप ज्यादा होता है, बाहर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है। अब सवाल ये होता है कि अगर बच्चों पर गर्मी का दुष्प्रभाव होता है बढ़ते हुए तापमान का, तो अलग अलग आयु वर्गों में उनको बचाने के लिए, उनके लक्षणों को पहचानने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। परिजनों को ये समझना चाहिए कि बच्चे पर 2 तरीके से गर्मियों का प्रभाव होता है। या तो उनके पास हल्के प्रभाव होते हैं, जैसे कि खाल के ऊपर घमौरियों की शिकायत हो जाती है। दूसरा, कभी कभी बच्चों के पैरों में भड़कन शुरू हो जाती है, पैरों में दर्द की शिकायत शुरू कर देते हैं, जिनको कि हम क्रैम्प्स बोलते हैं। कभी कभी बच्चों में पैरों के ऊपर सूजन की भी शिकायत मिल सकती है, जिसके लिए कि अधिक कुछ विशेष तौर से नहीं करना होता है। और इसके अलावा बच्चों में कई बार अगर गर्मी में लंबे समय तक अगर कहीं खड़े हो जाए, आपने भी अपने स्कूली जीवन में देखा होगा कि बच्चे प्रार्थना के समय कई बच्चे गिर पड़ते हैं तो उनको सिंकोपल अटैक हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि इन हल्के प्रभावों से बचने के लिए बच्चे को ज्यादा
तरल पदार्थों को देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना चाहिए। बार बार ये दोहराया जाता है कि दही की छाछ पिलाओ, नींबू की शिकंजी पिलाओ या किसी फल का रस पिलाओ, और ऐसे ठंडे स्थान में रखने की कोशिश करो जहां कम से कम गर्मी का प्रभाव हो। दूसरी बात यह है कि उनको कपड़े जो हैं वो हल्के और सूती पहनाने चाहिए, जिसमें से हवा आर पार हो सके। हल्के रंग के कपड़े हों, ढीले ढाले वस्त्र पहनाए जाएं। एक आम तौर से जो गलती बार बार जिसका जिक्र होता है कि बच्चों को हम लोग कहीं पर किसी शॉपिंग मॉल के बाहर कार में बैठाकर अंदर चले जाते हैं। कभी भी ये गलती ना दोहराएं कि बच्चों को बंद कार के अंदर बैठा के कहीं जाए, भले ही उसकी खिड़की क्यों ना थोड़ी सी खुली हो, लेकिन वहां आर्द्रता बढ़ने से, गर्मी के बढ़ने से बच्चे के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब उसके बाद जो बड़े प्रभाव है उसमें हम दो तरह की शिकायतों का जिक्र कर सकते हैं। एक तो है हीट एग्जॉशन, जिसे हम कहते हैं कि गर्मी की थकावट। उसमें बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है, खाना पीना छोड़ सकता है, कभी कभी थोड़ा सा उसका तापमान बढ़ सकता है, क्योंकि ये भी दो प्रकार का होता है कि उसमें पानी की कमी की वजह से हो रहा है या नमक की कमी की वजह से हो रहा है। अगर नमक की कमी की वजह से हो रहा है तो उसमें तापमान शायद इतना नहीं बढ़े, और पानी की कमी की वजह से उसका थोड़ा सा तापमान बढ़ सकता है। वो ज्यादा प्यासा महसूस कर सकता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा महसूस कर सकता है। तो उन लक्षणों को हम इस तरीके से, इस नजरिए से देखें कि गर्मी के प्रभाव है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा फिर से वही पानी पिलाने की कोशिश करें, ठंडे स्थान में रखने की कोशिश करें, उसका स्वस्थ दिनचर्या हो, उसको खाने, और जब बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं तो उनको एक रचनात्मक कार्यों में उलझा के रखें, जिससे दोपहर में खुली फील्ड में उतना ज्यादा ना रहें। अगर स्नान वक्त से कराएं और उसकी खाल का बहुत ध्यान रखने का प्रयास करें। लेकिन इससे खतरनाक जो स्थिति होती है, जिसका भी आपने जिक्र किया, कि वो है हीट स्ट्रोक। कभी भी ये हीट एग्जॉशन हीट स्ट्रोक की तरफ ले जा सकता है। इसमें खास बात ये होती है कि उसमें पसीने नहीं आ रहे होंगे, बच्चे को सबसे ज्यादा मस्तिष्क पर उसका असर आता है कि बच्चा बेहोशी में जा सकता है, उसको दौरे की शिकायत बन सकती है, और बच्चे का जो तापमान है वो जो है हो सकता है कि साधारण तापमान हो, और अचानक से बच्चा गैरहोशी में आ जाता है, दौरे की शिकायत हो जाती है, पानी की उसमें बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तुरंत योग्यता प्राप्त चिकित्सक या बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें, वहां उसको भर्ती करने की आवश्यकता होती है। अन्यथा कुछ मिनटों के अंदर वो जान लेने वाला जोखिम भी हो सकता है। सर, कोई बच्चों का ऐसा ग्रुप है जो प्रोन हो कि इन पे हमें स्पेशल केयर करना है? निश्चित रूप से जो बहुत छोटे गोदी के बच्चे हैं उन पर बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनमें पानी की कमी का तुरंत बहुत ज्यादा असर आता है। किसी भी प्रकार की दस्त, पलटी या संक्रमण अगर उनमें नजर आ रहा है तो हमें तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। और जिसका सबसे आधार स्तंभ है, छोटे इन्फेंट्स जिनको बोलते हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे या नवजात शिशु हैं, वहां स्तनपान बहुत जरूरी है। स्तनपान अगर कराने से उसके पानी की आवश्यकता को हम पूरा कर सकते हैं, और अगर पानी की उससे भी ज्यादा आवश्यकता महसूस हो रही तो स्तनपान को हम दोबारा से दोहरा सकते हैं, अतिरिक्त पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। और ऐसे बच्चे जो कि स्कूल गोइंग कहलाते हैं, वो चूंकि उनके आउटडोर एक्टिविटी में बहुत ध्यान होता है, तो कई बार वो बहुत ज्यादा गर्मी में बाहर खुले मैदानों में घूमकर खेलने की कोशिश करते हैं, या कहीं पर जाकर वो बहुत ज्यादा पानी में भीगकर तापमान के बदलाव के शिकार हो जाते हैं। तो ये बदलता हुआ मौसम हमेशा से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि प्रकृति का एक कहर बरप रहा होता है, तो हमें सजग रहकर उनको बचाने की आवश्यकता है। सर, एक चीज बताइए कि जैसे बच्चे को हीट स्ट्रोक हुआ उसको, तो जो उनके पेरेंट्स हैं वो ऐसा क्या ध्यान रखें कि हमें मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज देनी है, किस चीजों को ध्यान देकर वो उनको अर्जेंट अपने डॉक्टर को दिखाने आए? मेडिकल स्ट्रोक जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसकी परिभाषा में निश्चित रूप से तुरंत उसको अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। वहां एक योग्यता प्राप्त चिकित्सक उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसके शरीर के जो सोडियम, पोटेशियम कहाँ है, पानी की क्या कमी हो रही है, अगर उसके मस्तिष्क से संबंधित कोई लक्षण आ रहे हैं तो उनके लिए तुरंत उपाय करने की आवश्यकता होती है। तो उनको ये ध्यान रखना होगा कि अचानक से अगर बच्चा बहुत कमजोरी महसूस करके उसका जो सेंसोरियम है, जो उसका जो उसको उसमें अगर कोई परिवर्तन दिख रहा है कि वो होश गंवा रहा है, या हाथ पैर अकड़ने लग रहा है, या उसका पेशाब एकदम से कम हो जाता है, या उसको पसीने नहीं आ रहे, तापमान अचानक से वो बेहोशी की हालत में आने की कोशिश कर रहा है, तो दौड़कर उसको अस्पताल में ले जाने की आवश्यकता है। जहां तक हीट एग्जॉशन का सवाल है, वहां पर हमें जो थकावट महसूस हो रही है कि बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो चला, उसके हाथ पैरों में
बहुत भड़कन हो रही है, उल्टियां की कोशिश कर रहा है, खाना पीना उसने छोड़ दिया है और बहुत अचानक से वो सुस्त हो रहा है, तो वहां तुरंत उसको ओरल रिहाइड्रेशन जो पाउडर हैं या उनके बने बनाए आजकल सॉल्यूशंस व्यावसायिक रूप से बाजार में उपलब्ध हैं, उनको देने की कोशिश करें। उसको हरी सलाद देने की कोशिश करें। उसको जो फल जिनका बार बार जिक्र होता है, जो मौसमी का रस है या खरबूजा है या तरबूज का पानी है, इस किस्म की कोई भी पानी और तरल पदार्थों को पहुंचाएं और उसके कपड़ों के ऊपर विशेष ध्यान रखें कि बहुत ऐसे कपड़े ना पहना हो जिसमें कि उसको पसीने निकलने में मुश्किलात आ रही हो, स्नान नहीं किया, इसकी सफाई नहीं हो रही है, तो जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं जहां से पसीना आता है, अगर उनमें रुकावट हो रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये विज्ञान है कि जिस तरीके से कुछ मिनटों के अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर भी कोर बॉडी टेम्परेचर ऊष्मा का जो लॉस होता है, और उसमें अगर जिस तरीके से जो पसीना एक मानव को एक ये मिली हुई है सुविधा प्रकृति की तरफ से कि वो टेम्परेचर कंट्रोल का, अगर वो संतुलन बिगड़ता है तो वो बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है, निश्चित रूप से वयस्कों के मुकाबले बच्चों में। सर, जैसे अभी आपने बताया कि बच्चों को तरल पदार्थ दें, खाने को दें, लिक्विड डाइट दें, लेकिन किन सिम्टम पे, किस चीज़ पे उनको अवेयर होना चाहिए उनके पेरेंट्स को कि ना दें? मतलब ऐसे क्या सिम्टम दिखे उनको कि वो एस्पिरेट ना कर जाए, ऐसे क्या दिखे जिसको वो कोई भी बाजार का सामान, तली हुई चीजें, जो फास्ट फूड्स हैं, उनको बहुत भारी चीजें हैं, जो चाट पकौड़ी हैं, बाजार से निकले हुए फ्रूट के जूसेस हैं जिनमें संक्रमण की बहुत जरूरत हो जाती है कि संभावना बढ़ जाती है, या बाहर की बर्फ है किसी किस्म की, या कोई घटिया किस्म की आइसक्रीम है, और समोसे, या जिस तरीके का हमारा पारंपरिक रूप से नाश्ते इस शहर में होते हैं, वो सब बच्चों के लिए इस मौसम में बहुत खतरनाक हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया हम लोगों के लिए, बहुत बहुत आभार सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक अभियान चला रहे हैं जनता में जागरूकता के लिए, और जन स्वास्थ्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का मैं सम्मान करता हूँ। थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। किसी भी तरह का सजेशन देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।